हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम अंकगणित की मूलभूत परमें करेंगे। अंकगणित की मूलभूत परमें तथा इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि अंकगणित की मूलभूत परमें क्या होती है, ये हमें किस चीज के बारे में बताती है। तो ये जो अंकगणित की मूलभूत परमें है, ये हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताती है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं की प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल टू डिवाइजर होते हैं। केवल और केवल टू डिवाइजर होते हैं, यानी कि भाजक होते हैं। ये होती है अभाज्य संख्याएं। अब टू डिवाइजर कौन कौन से होते हैं इसमें। इसमें टू डिवाइजर होते हैं, एक तो एक होता है, एक वो स्वयं संख्या होती है। ये टू डिवाइजर होते हैं, एक और स्वयं संख्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें। इसमें अपने पास 23 एक नंबर है, ये अपने को पता है अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके टू डिवाइजर है उनमें। जैसे आप 23 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इसके दो डिवाइजर हो गए, एक तो 1 और एक ये 23, यानी कि संख्या स्वयं खुद। तो इसका मतलब ये हो गया, अर्थात अभाज्य संख्या को हम 1 इंटू पी की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 इंटू पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। जैसे अपन देखते हैं, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया 23, तो 23 को कैसे लिख देंगे अपन। 1 इंटू 23, यहाँ पे इसके टू डिवाइजर हो गए, एक तो 1 हो गया और एक 23 हो गया। तो इसको अपन ने लिख दिया 1 इंटू पी की फॉर्म में, यानी कि अभाज्य संख्याओं को 1 इंटू पी की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। अब नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके मोर देन टू डिवाइजर होते हैं। मोर देन टू, यानी कि दो से अधिक भाजक होते हैं, वो होती है भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे अपने एग्जाम्पल ले लें, जैसे 18 एग्जाम्पल ले लिया। अब इसके कितने डिवाइजर हैं। अब ये कैसे चेक करेंगे कितने डिवाइजर हैं। इसके टोटल फैक्टर देखेंगे, ये 1 से डिविजिबल होता है, इसके बाद 2 से भी होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से होता है, इसके बाद 18 से डिवाइड होता है। यानी कि इसके कितने डिवाइजर हो गए। 1 2 3 4 5 6 डिवाइजर हो गए इसके, यानी कि दो से अधिक डिवाइजर हो गए इसके। तो ये नंबर हो गया अपने पास कंपोजिट नंबर। अब इसके प्राइम फैक्टर करते हैं अपन। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकाल लेते हैं। 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये 9 हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 टाइम गया, ये 3 1,
यानी कि इसके प्राइम फैक्टर अपने को मिल गए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये इसके 18 के फैक्टर हैं। तो जो 18 नंबर है ना वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, और इनके मल्टीपल यानी कि 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 इंटू 3 6 से हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें अपन, शून्य किससे मिलकर बनता है? शून्य यानी कि जीरो किससे मिलकर बनता है? ये 2 और 5 के एक पेयर से मिलकर बनता है, एक पेयर से मिलकर बनेगा। जैसे अपन देखते हैं, जैसे 2 4 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और अपने पास 5 है 2 टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो कितने जीरो बनेंगे यहाँ पे? तो अपन देखेंगे इसके लिए 2 और 5 के कितने पेयर हैं। एक 2 यहाँ से ले लिया, एक 5 यहाँ से ले लिया, एक पेयर बन गया। फिर एक 2 ले लिया, एक 5 ले लिया, एक पेयर और बन गया। फिर 2 लेंगे, यहाँ पे 5 नहीं है अपने पास, मतलब अब पेयर नहीं बनेगा, तो इसमें अपने पास 2 पेयर बन गए, 2 और 5 के 2 पेयर बन गए। इसका मतलब अपने पास 2 10 बन गए इसमें, मतलब 2 जीरो आ जाएंगे, नंबर के लास्ट में 2 जीरो आएंगे इनमें। नेक्स्ट देखें, जैसे किसी नंबर में 2 तो है 3 टाइम, और 5 है अपने पास, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया, ये 2 हो गया अपने पास। तो इस नंबर के अब इनका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो इसके लास्ट में कितनी जीरो आएंगे अपने पास? तो 2 और 5 के कितने पेयर हैं? यहाँ से 3 2 मिल जाएंगे, और यहाँ से 3 टाइम 5 ले लेंगे, यानी कि 3 जीरो मिल जाएंगे अपने पास। तो ये देख लिया अपने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब एक पॉइंट देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में। प्राइम फैक्टर के थ्रू, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं एलसीएम एचसीएफ। जैसे अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, अपने पास 3 नंबर हैं, 270, 660 और 600। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, तो 270 के फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर, तो इसके हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। 660 के फैक्टर करें, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। 600 के फैक्टर करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। अब इनका एलसीएम निकालेंगे अपन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम में यहाँ पे क्या क्या फैक्टर काम आए अपने पास, क्या क्या गुणनखंड काम आए हैं? एक तो 2 काम आया है, एक 3 फैक्टर है, एक 5 फैक्टर है, और एक 11 फैक्टर है। तो एलसीएम में ये सारे फैक्टर ले लेंगे अपन, जो जो फैक्टर यहाँ पे काम आए हैं वो सारे फैक्टर ले लेंगे, इनकी मैक्सिमम पावर ले लेंगे। जैसे 2 इंटू 3 हो गया, इंटू 5 इंटू 11। अब इनकी मैक्सिमम पावर लेंगे। अब अपन 2 में देखें तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 2 की एक एक पावर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 पावर लेंगे। अब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 3 1 1, तो 3 हो गई, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। अब 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 1 2, 2 ले लेंगे। 11 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो 1 ले लिया। तो ये हो गया अपने पास एलसीएम। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास हो गया 59400, ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ देखें, तो एचसीएफ में लेंगे कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 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 कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर, और वो भी मिनिमम घात के साथ।
2 कॉमन आ गया तो 2 लिख लिया। इसकी मिनिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 है तो 1 ले लिया। इसके बाद 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 ले लिया। इसकी मिनिमम पावर 1 तो 1 ले लिया। इसके बाद आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है तो 5 ले लिया। इसके बाद 11 कॉमन नहीं है तो उसको छोड़ दिया। तो यहाँ अपने पास आ गया 2 3 6 5 30, यानी कि 30 आ गया HCF। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे फैक्टर करते हैं 70, इसके फैक्टर हो जाएंगे अपने पास 2 इंटू 5 इंटू 7, 45 के फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर 2 इंटू 5। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में कौन से फैक्टर काम लेंगे? 2 3 5 और 7, इनकी मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है तो 1 ले लिया। 3 की मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 ले लिया। 5 की 1 ले लिया। 7 1 ले लिया। तो ये हो गया अपने पास एलसीएम। अब एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ हो जाएगा कॉमन विद मिनिमम पावर। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? ए की फैक्टर कॉमन है 5, तो एचसीएफ हो गया 5। अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि इन जो एलसीएम है और एचसीएफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अपन। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5, ये आ गया अपने पास। अब अपन यहाँ से इसको मैच कराएं कि ये सारे नंबर अपने पास आ गए क्या? जैसे 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7, नीचे बच गया 3 की पावर 2 इंटू 5, ये आ गया 3 की पावर 2 इंटू 5। इसका मतलब ये हो गया अपने पास ये सारे नंबर आ चुके हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा? इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एक ये रिलेशन निकल के आ गया कि संख्याओं के एक युग्म का गुणनफल, संख्याओं के एक युग्म यानी कि पेयर का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के। संख्याओं के एक पेयर का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि अपन ने यहाँ पे देख लिया। अब जैसे यहाँ पे ये आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ, इन दोनों का गुणनफल कर दिया अपन ने, तो अपने पास आ गया ये। अब यहाँ पे इनका गुणनफल करेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3150। और यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 70 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अपने पास आ जाएगा 3150। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब फैक्टर के बारे में और देखते हैं अपन। जैसे 600 के फैक्टर करते हैं अपन, तो 600 के फैक्टर कैसे कैसे कर सकते हैं अपन? जैसे 600 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया अपने पास 150। फिर इसको 25 से डिवाइड कर दिया, 6 आ गया। 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। 3 से डिवाइड कर दिया और 1 आ गया। और देखते हैं इसके फैक्टर। अब अलग तरीके से करते हैं इनके फैक्टर। जैसे 2 से डिवाइड कर दिया, 300 आ गया। अगेन 2 से कर दिया 150, 3 से कर दिया 50 आ गया। 2 से कर दिया 25 आ गया। 5 से कर दिया 5, 5 से कर दिया ये। और देखते हैं इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं अपन। जैसे 3 से डिवाइड कर दिया इसको, ये 200 आ गया। 2 से कर दिया 100 आ गया। 5 से कर दिया ये 20 आ गया। 4 से करा 5, 5 से करा 1। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख देंगे?
600 इज इक्वल टू 4 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 3। इसको कैसे लिख देंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इसको लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5। तो इनका गुणनफल तो इनका सभी का बराबर है, इसका गुणनफल भी बराबर है। अब इनको अभाज्य संख्याओं में तोड़ देते हैं इनको। ये जो भाज्य संख्याएं हैं इनको अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2। 55 को क्या लिख देंगे? 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन इसमें। यहाँ पे अपने पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब नेक्स्ट इसमें अपन ये चीज करते हैं कि इनको अभाज्य संख्याओं के क्रम में लिख देते हैं इनको। जैसे अभाज्य संख्याओं का क्रम क्या होता है? पहले 2 आता है, फिर 3, फिर 5। तो इनको इस ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एक तो ये लिख दिया। अब दूसरा इनको ऐसे लिख देते हैं कि जो समान अभाज्य संख्याएं हैं इनको घात के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। दोनों पॉइंट्स को अपन अगर थ्योरेटिकली बताएं तो इसमें ये कह देंगे कि गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखना तथा समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ घात के रूप में लिखना। घात के रूप में लिखना चाहिए। जो ये उदाहरण है ना, यानी कि गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखना और समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ घात के रूप में लिखना, ये उदाहरणा मूलभूत प्रमेय कहलाती है। मूलभूत प्रमेय कहलाती है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें। जैसे अपन 330 के फैक्टर देखते हैं, तो अपन ने ये इसके फैक्टर कर दिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। एक तो इसमें ये पॉइंट हो गया कि इसके फैक्टर ये कर दिए, और एक दूसरा पॉइंट इसमें ये हो गया कि इनका क्रम बदल दिया अपन ने। जैसे यहाँ पे ले दिया 3 कह दिया, 5 इंटू 11 इंटू 2 कह दिया, और मान लो इस पे ऐसे बोल दिया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से जो अंक गणित की मूलभूत प्रमेय है उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन निकल के आती है। तो इसकी ये डेफिनेशन ये हो जाएगी अंक गणित की मूलभूत प्रमेय की। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय की परिभाषा ये हो जाएगी यहाँ से कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अपन ने ये कर दिया, ये अपने पास एक भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपन ने लिख दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं।
यानी कि यूनिक होते हैं। ये बात अपन ने यहाँ पे देख ली कि ये जो गुणनखंड होते हैं ये इनके क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अब जैसे यहाँ इनका क्रम क्या रख दिया अपन ने, 3, 5, 11, 2, और यहाँ पे इनका क्रम रख दिया अपन ने 5, 3, 2 और 11। तो ये फैक्टर तो 330 के ही हैं, ये भी इसी के फैक्टर हैं और ये भी इसी के फैक्टर हैं, तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे तो 3, 5, 11, 2 लिख दो, चाहे 5, 3, 2, 11 लिख दे, तो इनके ऑर्डर के बिना ये यूनिक होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने 2 पॉइंट देख लिए। एक तो ये हो गया कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और सेकंड पॉइंट अपन यहाँ से देख लिया, तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं, यानी कि इनका ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं अपन। जो ये अवधारणा है यही अंक गणित की मूलभूत प्रमेय कहलाती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपन इसके लिए। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो इसमें हमको ये बताना है कि जो 6 की पावर n है, यहाँ पे n एक प्राकृत संख्या है, तो 6 की पावर n, यहाँ पे n की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये जो डिजिट है इसका फाइनल आउटपुट है ये इसमें शून्य आएगा क्या। जैसे इसमें अपन ये कहते हैं, जैसे n की वैल्यू 1 रख दी तो क्या आ गया, 6 आ गया, तो इसमें 0 नहीं आया, शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या, यानी कि जो यूनिट डिजिट है ये शून्य आ सकता है क्या इसमें, ये देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पे इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गया, इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया इसमें। अब जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये कितना आ गया, 36 आ गया। यहाँ भी यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ भी 0 नहीं आया, यहाँ पर भी 0 नहीं आया। अब जैसे 6 की पावर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ऐसे रख रख के चेक करेंगे ना, तो इसमें ये पूछ रहा है जो यूनिट डिजिट है ये 0 आ सकता है क्या, इस चीज को देखते हैं अपन। तो यहाँ पे हल देखते हैं अपन इसका। यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो वह 5 से विभाज्य होगी। क्यों होगी ये, क्योंकि अगर ये शून्य पर समाप्त होगी, जैसे मान लो यहाँ पे ये आ गया तो शून्य पर समाप्त हो गई। अब अपने को ये पता है कि शून्य किससे मिलकर बनता है, 2 into 5 के पेयर से मिलकर बनता है, मतलब इसमें 2 into 5 आ गया, 2 into 5 आ गया, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ये बात बोल रहा है यहाँ पे। यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों, वो देखते हैं अपन। क्योंकि 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख देंगे 2 into 3 की होल पावर n, इसको आगे कर देंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इस कारण 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 अभाज्य संख्याएं आ सकती हैं, 2 और 3
अभाज्य संख्याएं ही आ सकती है। इनके अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आ सकता। और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आ सकता। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए जो 6 की पावर n है वो अंक शून्य पर समाप्त होगी। समाप्त होगी। ये अपन ने ये देख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखते हैं एग्जाम्पल 5 है एनसीईआरटी। ये जो पिछला एग्जाम्पल किया था वो सेम एग्जाम्पल है। यहाँ पे 4 की पावर n के बारे में पूछ रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो इसमें भी वही करेंगे अपन। हल देखते हैं। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है क्योंकि अपन 4 की पावर n के फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 की पावर 2 कर देंगे, इसकी होल पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। ये इसके फैक्टर हैं। यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 ही आ रही है, यहाँ पे 5 फैक्टर नहीं आता है इसमें। इस कारण 4 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या नहीं आ सकती। और कोई अभाज्य संख्या नहीं आ सकती है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 यानी कि शून्य पर समाप्त होगी। मतलब ऐसा कोई n नहीं है, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसके लिए संख्या 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं।
इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब इनके फैक्टर करने हैं इनके। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें 5005 इसके फैक्टर करेंगे अपन, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1001। अब इसको डिवाइड कर देंगे अपन 7 से तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 और 7 3 जा, इसको कर देंगे 11 से, ये आ जाएगा 133। इसको 13 से कर देंगे, ये 1 आ गया। तो ये अपने पास आ गया 5005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आ गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो ये लिख दिया अपन ने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। सेकंड देख लेते हैं, इसमें 7429 इसके फैक्टर करेंगे, इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 437। 19 से करेंगे इसको, 19 2 जा 28, 19 2 जा 38, ये बच गया 5, 19 3 जा 57, 23 से करेंगे 1। तो इसको अपन लिख देंगे 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि प्राइम फैक्टर द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना अपन ने सीख लिया है तो अपन ये डायरेक्ट लिख देंगे 144 के फैक्टर कर देंगे तो अपने पास ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर अपन देख लेते हैं 144 के फैक्टर करेंगे भाग विधि से तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 72। अगेन 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। इनको लिख दिया 2 इंटू 2, 2 4 टाइम 1 2 3 4, 2 2 2 2, देन 3 3, 3 इंटू 3। तो ऐसे इनके फैक्टर कर लेंगे। ऐसे ही 180 के फैक्टर कर लिए अपन ने 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, 192 के फैक्टर कर लिए 2 6 टाइम आ जाएगा इसमें 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 336 और 1 टाइम आ जाएगा 3। तो इनको लिखने के जो समान अभाज्य संख्याएं हैं उनको घात के रूप में लिख देंगे। तो 2 कितने टाइम है, 2 4 टाइम है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 3 2 टाइम है। इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। इसको लिख देंगे 2 की पावर 6 इंटू 3। अब एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम क्या होता है, इसमें जो भी फैक्टर काम आ रहे हैं वो सारे ले लेंगे विद मैक्सिमम पावर। यानी कि जो जो भी अभाज्य संख्याएं काम आई है इसमें, जैसे 2 3 2 3 5, ये ले लेंगे अधिकतम घात के साथ 2 3 इंटू 5। अब इनकी अधिकतम घातें ले लेंगे, जैसे 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे अपने पास 2 की, यहाँ पे 4 2 6, तो 2 की अधिकतम घात ले ली 6। 3 की 2 2 1, 3 के लिए 2, 5 की 1, 5 की 1। तो ये आ गया अपने पास एलसीएम। इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 6 हो गया 64 इंटू 9 इंटू 5, ये आ गया अपने पास 2880। एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इनमें कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन अभाज्य संख्या लेंगे। तो कॉमन अभाज्य जैसे 2 देखें तो 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, वो लेंगे
विद मिनिमम पावर, यानी कि न्यूनतम घात के साथ। तो टू, पहले तो ये लिख लेंगे 2 × 3। अब इसकी मिनिमम घात लेंगे। 2 की मिनिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, मिनिमम पावर होगी 2। तो यहाँ पे ले लिया 2 की पावर 2। अब 3 की, यहाँ पे 2 2 1, तो ये ले लिया 1। ये हो गया अपने पास। और यहाँ 5 आ गया। 5 यहाँ नहीं है, मतलब 5 तो कॉमन ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लेना है अपन को कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हो गया 2 × 2 4 × 3 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 4 है, पूर्णांकों के युग्म 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। और ये भी जांच करनी है कि जो युग्म की दोनों संख्याओं का गुणनफल है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है क्या, ये देखना है। तो ये चीज अपन ने पहले देख लिए कि युग्म की संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ये दोनों बराबर होते हैं। ये अपन ने एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले देख लिया। अब यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। इसमें सबसे पहले निकालेंगे इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 510 के, इसके जल्दी में ऐसे कर लेंगे। जो अपने को दिख रहा है 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 3 51, 3 यहाँ से दिख रहा है, 3 से कट रहा है, 10 2 5 5 1। तो 510 के फैक्टर कर देंगे। इसको अभाज्य संख्याओं के क्रम में लिख देंगे। 2 3 5 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 के फैक्टर कर लेंगे। 92 के फैक्टर करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 46। 2 से करेंगे 23, अगेन 23 1। तो 92 के फैक्टर आ गए अपने पास 2 × 2 × 23। तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 × 23। इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या क्या फैक्टर का हमारे 2 3 5 17 और 23। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17 × 23। यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 ले लेंगे। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 23 460। एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ लेंगे कॉमन फैक्टर इसमें, और यहाँ कॉमन क्या है 2 विद मिनिमम पावर, न्यूनतम घात के साथ। यहाँ पे 2 की 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया 1। तो एचसीएफ अपने पास आ गया 2। अब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम लिख लिया 23 460 इंटू 2, ये अपने पास आ गया 46920। अब जो दी हुई नंबर है इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 510 इंटू 92, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी अपने पास आ जाएगा 46920। ये दोनों बराबर हो गए। जो दो संख्याएं दी हुई है उनका गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, ये दोनों बराबर हो गए। 46,920 और ये 46,920, ये दोनों बराबर हो गए। ये पूछ रहा है कि इसकी जांच करके बताओ दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों अपने पास बराबर हो गए। ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आपको क्लासेस समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।